नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आप देख रहे हैं शाम 7 बजे की खबरें। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में 31 मार्च को होगा शक्ति परीक्षण। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, बागियों को भी मिला वोटिंग का अधिकार। हरियाणा विधानसभा में जाट आरक्षण बिल पास। 6 जातियों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में मिलेगा फायदा। केंद्रीय सेवाओं के लिए भी आंदोलन की तैयारी। असम में कांग्रेस उपाध्यक्ष का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी सत्ता में आई तो पीएमओ से चलेगी राज्य सरकार। विकास और शांति के लिए तरुण गोगोई की सराहना। जांच दल का पठानकोट एयरबेस दौरा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, पाकिस्तान का गंभीर कदम। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संधि पर होगी बात। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। और बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ। पहली खबर उत्तराखंड से। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को राहत देते हुए 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कांग्रेस के बागी 9 विधायकों को वोट करने का अधिकार भी दिया है, उनको मौका दिया है, लेकिन उनके वोट अलग रखे जाएंगे। इधर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। उत्तराखंड सियासी संकट में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत को 31 मार्च तक बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। अदालत ने कांग्रेस के बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दे दिया है, लेकिन इन विधायकों के वोट अलग रहेंगे। बहुमत परीक्षण के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। माननीय राज्यपाल के आदेश का कि 28 तारीख को एक फ्लोर टेस्ट हो, उसको कार्यान्वित किया है उच्च न्यायालय ने। सिर्फ तिथि बदली है 28 से 31 मार्च। लंबित जो है ये एमएलएज 9, उसको हटाया नहीं है। सिर्फ वोटिंग के काउंटिंग के लिए, सिर्फ गणना के लिए अलग से वोट करके उसको अलग से देखने के लिए अलग कवर में रखने का आदेश दिया है। कांग्रेस कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार के लिए झटका मान रही है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है। विश्वास मत लेने से रोका गया, कोर्ट ने उसको गलत माना है। माननीय हाईकोर्ट ने ऐसी ताकतों को एक जबरदस्त झटका दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस के बागी विधायकों को वोट का अधिकार मिलने पर बीजेपी ने खुशी जताई है। राष्ट्रपति शासन को लेकर जो अभी तक जानकारी मिली है, उसमें कहीं पर भी इस ऑर्डर में उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। डिसक्वालिफाइड एमएलए हैं, उनको वोट करने के लिए कोर्ट ने कहा है और वो 31 तारीख के लिए कहा है। अब आगे क्या इस पे होना है, मुझे लगता है वो तब की बात देखी जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल के पॉल ने 28 मार्च को मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का समय दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था, जिसे हरीश रावत ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तराखंड के स्पीकर महोदय ने जो काम किया है असंवैधानिक था, राजनीतिक लाभ के कारण किया, संवैधानिक परंपराओं को चूर चूर करके किया, ये साफ हो चुका है। उत्तराखंड में सियासी संकट 18 मार्च को शुरू हुआ, जब विनियोग विधेयक पारित करते समय कांग्रेस के 9 विधायक हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तराखंड विधानसभा की मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो 70 सदस्यों वाले सदन में कांग्रेस के 36 विधायक हैं, इनमें से 9 बागी हो गए हैं। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के 28 विधायक हैं, जिसमें से 1 विधायक पार्टी से निष्कासित है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं, बीएसपी के 2 हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का 1 विधायक है। इन 6 विधायकों ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि पीडीएफ बनाया हुआ है और उस मोर्चे के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है। ऐसे में बहुमत जो साबित करने का आंकड़ा है वो 36 है। हरीश रावत ने राज्यपाल के सामने 34 विधायकों की परेड कराई थी, जो बहुमत साबित करने के जो आंकड़े हैं उससे 2 कम है। ऐसे में 31 मार्च को हरीश रावत के सामने बहुमत का आंकड़ा हासिल करना एक चुनौती होगा। और इस वक्त हमारे साथ
जो उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण हैं उस पर बातचीत करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी मौजूद हैं। विनोद से बहुत बहुत स्वागत है आपका। टेक्निकल पॉइंट से अलग इस समय अगर पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर बात करें, सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त इस पूरे एपिसोड से किसको फ़ायदा हो रहा है? बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है या कांग्रेस को सिंपैथी मिल रही है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, जल्दबाजी होगी? देखिए, अंततोगत्वा जोड़ तोड़ की राजनीति से तो किसी को फायदा नहीं होता है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो जो लोगों का मैंडेट था उसके विरोध में ही है, उसकी वायलेशन है, उसकी स्पिरिट का अनुकरण नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की अपनी स्वयं की गलती ये थी कि अपने ही एमएलएस को अपने साथ नहीं रख पाई। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप डेफिसिट तो है, कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी तो है। भले ही आप उसको प्रांत के लेवल पे मान लें या केंद्र के लेवल पे मान लें, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए हैं, जो बागी हो गए हैं, उनका ये कहना था कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था चीफ मिनिस्टर से और केंद्र के नेताओं से। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि भाजपा जब 2014 में इलेक्शन जीती थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने निरंतर ये कहा कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आस्था रखते हैं और टीम इंडिया जो होगी उसमें सब मुख्यमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री होगा। लेकिन वो जो अच्छा सेंटिमेंट था, वो अच्छे जज्बात थे, उनको भी कार्यान्वित करने में बीजेपी ने कुछ ईमानदारी नहीं दिखाई, ये कहना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पूरा प्रकरण है, इसके चलते जनता का जो मैंडेट था उसकी अवहेलना है और इसमें से कोई भी पार्टी जो है सुरखरू होकर नहीं निकलेगी। सर, एक चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि स्टेट लेवल पे जो कुछ हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि दरअसल वो स्टेट का जो बॉडी है पार्टीज़ का, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उन लोगों की इतनी गलती नहीं है जितना कि जो सेंटर जो स्टैब्लिशमेंट है पार्टीज़ का वो कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बीजेपी का जितना भी अब तक नेतृत्व परिवर्तन हुआ, वहाँ पर बार बार उन्होंने भी सीएम बदले, बार बार वहाँ पे भी आपसी मतभेद सामने आए, और कांग्रेस में भी यही रहा, कभी ये मुख्यमंत्री, कभी इस धड़े का, कभी उस धड़े का। तो क्या आपको लगता है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है दोनों पार्टीज़ की, उसका खामियाजा स्टेट बॉडी भुगत रही है वहाँ पे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे कि पिछले इलेक्शन में खंडूरी साहब हार गए थे और उनकी हार का श्रेय कांग्रेस को कम जाता था और उनके अपने पार्टी के सहयोगियों को ज़्यादा जाता था। और खंडूरी साहब का चेहरा बहुत ही ईमानदार चेहरा था, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व था उनका, और चूंकि वो ईमानदारी से काम करते थे तो पार्टी के भीतर उनके जो सहयोगी थे उनको अच्छा नहीं मानते थे। उसी तरह से हरीश रावत एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने जाते थे और वो अपने हिसाब से काम करते थे। तो जब पॉलिटिक्स ऑफ पेटर्नेज जो है वही एक इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ पड़ा है दोनों, हर पार्टी में, जहाँ पर हर कोई चाहता है कि अगर उसकी पार्टी सत्ता में है तो उसमें से उसको कुछ ना कुछ मिले, और जहाँ पर सेवा भाव जो है वो कम है और स्वयं सेवा का भाव वो ज़्यादा है, जनता की सेवा का भाव कम है। तो कुल मिलाकर जो राजनेता हैं वो अपनी छवि लोगों के सामने गिरा रहे हैं, मेरा ये मानना है। और केंद्र के नेतृत्व को ये समझना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कि जब तक डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होगी तब तक इस देश का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता। क्योंकि केंद्र में बैठकर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कंट्रोल करना चाहती है, अब खुद से कंट्रोल करना चाहती है, तो फिर जो लोकतंत्र है उसका परिहास है वो। मेरा एक आखिरी सवाल संक्षेप में सर, क्या आप कुछ देख पा रहे हैं आगे जो पॉलिटिकल सिनारियो, 1 साल रह गया है? देखिए, मैं आपको अहम बात करना चाहता हूँ कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस पे बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं कि छोटे प्रांत होंगे तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होती है, लेकिन एक्सपीरियंस ये बताता है कि जहाँ जहाँ प्रांत छोटे हैं वहाँ न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिस्टर्ब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। भले ही आप गोवा का एग्जांपल ले लें या नॉर्थ ईस्ट का ले लें, अभी उत्तराखंड का एग्जांपल है, हिमाचल में भी हो सकता है, क्या पता, सिक्किम की भी बात चल रही है। तो हमने ये देखा है परस्पर, झारखंड में देखा है परस्पर ये होते हुए, छत्तीसगढ़ में खुशकिस्मती से नहीं हुआ ये, लेकिन जहाँ जहाँ भी छोटे छोटे प्रांत हैं वहाँ जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
कम से कम लेजिस्लेचर्स में इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, जी। वो नजर प्रभावित नहीं होती आती। रहती। और जब तक सरकारें अपने आप को सेफ नहीं पाएंगी तो किस तरह से जनता की सेवा करेंगी? चीफ मिनिस्टर अगर अपने कंधे के पीछे देखता रहेगा जी जी कि भाई कोई मेरी पीठ पे छोरा तो नहीं भौंक रहा, ये भी बात है कि चीफ मिनिस्टर्स भी गलती करते हैं, लोगों को साथ लेके नहीं चलते। लेकिन लोगों को साथ लेके चलने का मतलब ये नहीं है कि जो वो कहें वो आप मान लो जी 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 या करप्शन करो। जी तो इसलिए ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पे एक राजनीतिक बहस की जरूरत है इस देश ज़रूरत में। है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए और इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। हरियाणा विधानसभा ने जाट आरक्षण बिल आमराय से पारित कर दिया है। बिल में उच्च शिक्षा और नौकरियों में जाटों समेत 6 जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए आंदोलन की बात कही है। हरियाणा विधानसभा से जाट आरक्षण पारित हुआ तो जाट नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का मुंह मीठा कराया। विधेयक पर वोटिंग के वक्त कांग्रेस को छोड़कर सभी दलों के विधायक मौजूद थे। बिल में जाटों के अलावा जाट सिख, मुल्ला जाट, रोर, बिश्नोई और त्यागी जातियों को आरक्षण देने का प्रावधान है। इन्हें शिक्षा और तीसरी और चौथी श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में 6% आरक्षण मिलेगा। इनके लिए पिछड़ा वर्ग में नई श्रेणी बनाई गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार को संविधान की 9वीं अनुसूची में बदलाव करना होगा। हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उसमें क्लास 1 और क्लास 2 के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसलिए किसी को भी कोई इसमें यानी कोई घाटा नहीं हुआ, कोई किसी की कटौती नहीं हुई। विन विन पोजीशन में हर एक वर्ग को इसमें लाभ मिला है। जाट नेताओं ने अब केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण के लिए नई रणनीति बनाने की बात कही है। अब हम सेंटर की लड़ाई के लिए अपनी रणनीति बनाएंगे। सेंटर के जो बातचीत के जरिए हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 1 तारीख को हमारी जो है रोहतक में या सोनीपत में मीटिंग करेंगे, वहां बैठ कर अपने आगे का विचार करेंगे। हालांकि बिल के खिलाफ बीजेपी में ही आवाजें उठने लगी हैं। जाटों को आरक्षण का विरोध कर रहे सांसद राजकुमार सैनी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। आज पूर्णतः किसी के दबाव में आकर के प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस जाति को पिछड़ा ही नहीं माना, आज उसके दबाव में पूरे प्रदेश की सरकार को किडनैप कर लिया गया है। जाट समुदाय ने आरक्षण के लिए फरवरी में आंदोलन किया था। इनमें 30 लोगों की जान गई थी, जबकि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जाट नेताओं ने मौजूदा सत्र में ही बिल लाने की मांग की थी। बिल नहीं आने पर उन्होंने 3 अप्रैल से फिर आंदोलन की चेतावनी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी खबरें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार से असम में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। राज्य में 3 रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएमओ से सरकार का संचालन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर विजय माल्या और ललित मोदी की मदद का आरोप भी लगाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को असम में 3 रैलियां की। दीफू जिले के कार्बी आंगलांग में उन्होंने तरुण गोगोई सरकार की जमकर सराहना की और शांति को विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। लड़ाई होती है, खून बहता है, तो विकास करा नहीं जा सकता। पिछले 15 सालों में कांग्रेस पार्टी ने असम में जबरदस्त काम किया। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने असम से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने का मुद्दा उठाया। पहले वो यहां आएंगे और आपसे कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, और फिर असम को असम से नहीं चलाएंगे।
असम को नागपुर से चलाया जाएगा, असम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलाया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा बताया है। लेकिन झूठे आरोप, दोषारोपण बंद करिए। असम का चुनाव सीधे सीधे आपके जो फेलियर्स हैं, आपकी जो विफलताएं हैं, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है, अच्छा होता कि आप अपनी सरकार के बारे में बताते। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने असम में मंगलवार को पहली बार जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह का आरोप था कि पश्चिम बंगाल की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। एक तरफ भुखमरी फैली हुई है तो दूसरी तरफ टीएमसी के मंत्री घूस ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष का आरोप है कि चिटफंड घोटाले में वाम दलों के कार्यकाल में शुरू हुए ये, और जबकि टीएमसी के कार्यकाल में उन्हें बढ़ावा मिला। अमित शाह ने बीजेपी की केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। उनका कहना था कि राज्य सरकार केंद्र का दिया पैसा जनता तक नहीं पहुंचा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने मेदिनीपुर पश्चिम और नयाग्राम और पुरुलिया के रघुनाथपुर में 2 रैलियों को संबोधित किया, जबकि इससे पहले मंगलवार सुबह अमित शाह ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जनता से विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की। चिटफंड के अंदर 17 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों का पैसा ये लोग खा गए। ये चिटफंड कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुआ और ये चिटफंड ममता के समय में बड़ा। पूरे गुंडे जो कम्युनिस्ट पार्टी में थे वो अब ममता दीदी की पार्टी में आ गए। बंगाल को अपना गौरव न कम्युनिस्ट वापिस दिला सकते हैं, न तृणमूल कांग्रेस वापिस दिला सकती है। बंगाल को अपना गौरव वापिस चाहिए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार बनानी पड़ेगी। देश की कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच पाकिस्तान का 5 सदस्यीय संयुक्त जांच दल पठानकोट एयरबेस के कुछ हिस्सों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे बामियाल इलाके का दौरा करने पहुंचा, जहां से आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी। टीम के दौरे के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे। पठानकोट में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जांच टीम के दौरे का विरोध किया, प्रदर्शन किया। इस दौरान इससे पहले पाकिस्तानी जांच टीम ने कल दिल्ली में एनआईए के ऑफिस में जाकर भारतीय जांच अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। ये पहली बार है जब देश में हुए किसी आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान से टीम भेजी गई है। इस साल 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ था। इस एनकाउंटर के दौरान 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। क्यों पाकिस्तान की टीम पठानकोट जा रही है? बात केवल उसमें आईएसआई की ही नहीं होती है। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी पाकिस्तान का तहकीकात करने वाली एजेंसी, तो अब वो क्यों हिंदुस्तान बुलाई जा रही है? पठानकोट जाने का उनका क्या मतलब है? क्या जो सबूत हमने दिए थे उसको पाकिस्तान मान्य नहीं मान रहा है? ये हमारी सॉवरेन धरती है, इस पर जो होता है वो हमारी संस्थाएं उसको देखती हैं। पठानकोट में जो हुआ है उसमें सीधा सीधा पाकिस्तान का हाथ है। उसकी जिम्मेदारी हाफिज सईद ने भी ली है। उसके बावजूद पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनकी जिस तरह से खातिर हो रही है, मुझे लगता है ये तो देश की स्वाभिमान और अस्मिता को शोभा नहीं देता है। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार के संवेदनशील विषयों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यदि कोई राजनीतिक दल इस प्रकार के संवेदनशील विषय को लेकर के राजनीति करने का प्रयास करता है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस ट्रैप में ना आते हुए इस बहस को आगे ना बढ़ाएं और इसको वहीं छोड़ दें। और ये आपके ध्यान में रहे कि सरकार जो भी निर्णय लेती है, विशेषकर सुरक्षा संबंधित विषयों पर, वो किसी ठोस आधार, ठोस इनपुट्स पर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर रात 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले बेल्जियम जाएंगे, जहां उनकी यूरोपीय संघ के साथ शिखर वार्ता होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री परमाणु सम्मेलन में शामिल होने वॉशिंगटन जाएंगे और फिर वहां से सऊदी अरब पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार संधि पर बात करेंगे। 1 दशक की वार्ता के बाद भी दोनों पक्ष संधि को लेकर कोई मतभेद नहीं सुलझा पाए हैं। 2012 के बाद भारत और यूरोपीय संघ की शिखर वार्ता भी नहीं हुई है। ब्रसेल्स में उनकी बेल्जियम के प्रधानमंत्री
चार्ल्स मिशेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। We will seek to urge the EU to become a bigger partner in our priority flagship development initiatives. We look at this summit as a summit that lays the groundwork for stepped up cooperation between our two sides because the leaderships have co-terminus mandates. Trade and investment will be an important part of our discussions too. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मार्च और 1 अप्रैल को वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यहां परमाणु सामग्री और तकनीक को आतंकवादियों के हाथ में पड़ने से रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। वाशिंगटन में प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से भी मिल सकते हैं। Nuclear security is a specific area in which we play an important role. It is an area where we try and secure nuclear material from non-state actors as well as other threats. And this is the focus of that summit. 2 और 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होंगे। वहां वो सऊदी अरब के बादशाह सलमान के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। इसमें रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद समेत निवेश को लेकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। Extremely important. If you look at any aspect of our ties, they provide 20% of our energy supplies. So we have to make sure that this supply continues. And this is one of the key agenda points that Prime Minister will be discussing with King Salman. भारत से सऊदी अरब के रिश्ते तेल और गैस के अलावा रक्षा क्षेत्र में मजबूत हुए हैं। 2014 में दोनों पक्षों के बीच इससे जुड़ा समझौता भी हुआ है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा में आज उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और दिल्ली सरकार के शासन की तुलना की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जबकि दिल्ली सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने लंबित बिलों को केंद्र से मंजूरी दिलाने के लिए बीजेपी विधायकों की मदद भी मांगी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री पिछली सरकार के कामों को अपना बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली के रेट कम हो गए, पानी मुफ्त हो गया, पानी के बिल माफ हो गए, कितने काम हो गए 1 साल के अंदर। और बीजेपी ने क्या किया केंद्र में? पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी, सरकारें गिरानी, विधायक तोड़ने। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी वालों को, एक काम बता दे जो इन लोगों ने 2 साल के अंदर किया हो, जिसके लिए बीजेपी वाले भी उसके लिए खुश हैं। तो ये 2 मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज पूरे देश के सामने हैं। सरकार अंधेरे में है। सरकार को अपनी कार्य क्षमता का और कार्य प्रणाली को उसको एक बार पुनर्विचार करना चाहिए और उसके बाद दिल्ली के लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, इस पर जरूर एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ना चाहिए। सहारा समूह की संपत्तियां अब सेबी बेचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये आदेश दिया है। इससे जुटाई जाने वाली रकम का उपयोग कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय की जमानत के लिए होगा। हालांकि संपत्तियां बेचने के लिए शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। अगर प्रॉपर्टी के दाम सर्किल रेट से 90% से कम है तो संपत्ति नहीं बेची जा सकेगी। ऐसी संपत्ति को बेचने से पहले सेबी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत भी लेनी होगी। सहारा समूह को निवेशकों के करीब 36,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं। सुब्रत राय साल 2014 से जेल में बंद हैं। कुछ खेल की बात। तीसरी एशियाई खो-खो चैंपियनशिप की मेजबानी इंदौर करेगा। 8 से 10 अप्रैल के बीच होने वाली इस प्रतियोगिता में पहली बार महिलाएं भी हिस्सा लेंगी। भारतीय मूल के इस खेल को पहली बार 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेला गया था। प्रतियोगिता में कई देशों के 350 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 8 देशों की स्वीकृति हम लोगों को आ चुकी है, जिसमें मलेशिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, आसपास के ये देश हैं और यहाँ से टीमें आएगी और इंदौर में ये 8-10 को एशियन खो खो चैंपियनशिप होने जा रहे हैं। मिस्र की एयरलाइंस कंपनी एयर इजिप्ट के विमान के अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साइप्रस सरकार ने कहा है कि विमान के सभी यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित हैं। मंगलवार सुबह मिस्र के एलेक्जेंड्रिया से काहिरा जा रहे इस विमान को सैफ एल्डिन मुस्तफ़ा नाम के शख्स ने अगवा कर लिया था। अपहरणकर्ता की मांग के मुताबिक इसे साइप्रस के लारनाका एयरपोर्ट पर उतारा गया। अपहरण करने वाले शख्स ने पहले सभी यात्रियों को रिहा किया। हालांकि उसने आखिरी तक क्रू के 4 सदस्यों और 3 यात्रियों को बंधक बनाए रखा था। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये आतंकी घटना नहीं थी। उन्होंने बताया कि अपहरणकर्ता ने निजी वजहों से ये कदम उठाया। और देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबर देख लेते हैं।
15 अप्रैल से शुरू हो रहे सम विषम नियम को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी सीएनजी गाड़ियों को नियम से छूट मिलेगी। हालांकि महिलाओं को छूट देने पर अंतिम फैसला आना बाकी है। इस बारे में 8 अप्रैल को घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र की विशेष पोटा अदालत ने मुंबई में दिसंबर 2002 से मार्च 2003 के बीच हुए धमाकों के मामले में 10 लोगों को आरोपी करार दिया है। वहीं सबूतों के अभाव में 3 आरोपियों को बरी भी कर दिया। बुधवार को सजा का ऐलान किया जा सकता है। धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई थी और 130 से ज्यादा जख्मी हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2G घोटाले में फंसे शाहिद उस्मान बलवा पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को हटाने से मना कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शाहिद बलवा और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में संता बंता प्राइवेट लिमिटेड फिल्म पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में सेंसर बोर्ड को कहा है कि वो याचिका को एक प्रस्ताव के तौर पर लेते हुए इसमें दर्ज कराई हुई आपत्तियों को देखे। सोने के आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के खिलाफ हड़ताल कर रहे सर्राफा कारोबारियों ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कारोबारी सरकार से उत्पाद शुल्क का प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 50 और फाइलें मंगलवार को सार्वजनिक कर दी गई हैं। ये सभी फाइलें साल 1956 से 2009 के बीच की हैं। इन सभी फाइलों को नेताजी papers.gov.in पर देखा जा सकता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में सिलेंडर फटने से 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल को 15 से ज्यादा गाड़ियां लगानी पड़ी। मामले की जांच जारी है। मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 66 अंक गिरकर 24,900 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 7,597 पर बंद हुआ। सोमवार को भी सेंसेक्स 371 अंक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था। अपनी शानदार पारियों की बदौलत भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली आईसीसी T20 रैंकिंग में एक बार फिर नंबर 1 हो गए हैं। कोहली ने T20 विश्व कप के 4 मैचों में 132 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए और उनका औसत 92 का है। इराक की राजधानी बगदाद में हुए बम धमाकों में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। किसी भी आतंकी संगठन ने हालांकि हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।